हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया आपस में कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है ना? लेकिन ये कनेक्शन, ये जुड़ाव आखिर काम कैसे करता है? तो चलिए आज इसी बड़ी और हाँ कभी-कभी थोड़ी कंफ्यूजिंग सी ताकत को समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। अच्छा, कभी सोचा है कि जो खिलौना चीन में बना है, या जो फोन साउथ कोरिया से आया, या फिर जर्मनी की कोई कार आखिर हमारे पास के दुकान तक पहुंचती कैसे है? मतलब हम रोज इन चीजों को देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर यह हजारों मील का सफर, इसके पीछे एक बहुत बहुत पावरफुल प्रोसेस काम कर रहा होता है। और इस सवाल का जवाब है ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ, यही वो ताकत है जिसने देशों को, बाजारों को, यहाँ तक कि कल्चर्स को भी एक दूसरे से ऐसे जोड़ दिया है कि आज दुनिया सच में एक छोटा सा गांव लगती है ना। तो आज हम इस सफर में क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले कि आखिर ये ग्लोबलाइजेशन है क्या, फिर वो कौन सी चीजें हैं जो इसे आगे बढ़ा रही हैं, सरकारों ने कैसे इसके दरवाजे खोले, इस पूरे सिस्टम के नियम कौन बनाता है, और सबसे आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये खेल सबके लिए बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सवाल ये है कि आखिर ये ग्लोबलाइजेशन है क्या चीज? देखिए, इसकी परिभाषा तो यही है कि ये अलग अलग देशों के बीच तेजी से जुड़ने की एक प्रक्रिया है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिससे दुनिया के देश एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, उनके बाजार आपस में मिल रहे हैं, और जैसा मैंने पहले कहा, ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया एक बड़ा सा ग्लोबल विलेज बन गई हो। लेकिन सवाल यह है कि ये जुड़ाव होता कैसे है। इसके आप कह सकते हैं 4 मेन रास्ते हैं। पहला, गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट, मतलब सामान और सेवाओं का एक देश से दूसरे देश जाना। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, यानी जब कंपनियां दूसरे देशों में पैसा लगाती हैं। तीसरा, टेक्नोलॉजी का आना जाना। और चौथा है लोगों का मूवमेंट, मतलब बेहतर नौकरी, पढ़ाई या इनकम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। और इस पूरे प्रोसेस के सेंटर में कौन है? वो हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, यानी MNCs। ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सिर्फ एक देश में काम नहीं करती, बल्कि पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्शन और ट्रेड का जाल बिछाकर इस ग्लोबलाइजेशन की गाड़ी को रफ्तार देती हैं। पर एक मिनट, जरा सोचिए, आखिर पिछले कुछ दशकों में, खासकर पिछले 50 सालों में, ये प्रोसेस इतना तेज कैसे हो गया? इसका जवाब छिपा है टेक्नोलॉजी में। 2 चीजों ने ग्लोबलाइजेशन को जैसे पंख लगा दिए। एक, ट्रांसपोर्ट का बेहतर होना, यानी सामान को यहां से वहां ले जाना बहुत तेज और सस्ता हो गया। और दूसरा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसने तो पूरी दुनिया को जैसे एकदम से पास ला दिया। आप इमेजिन करके देखिए, जो बड़े बड़े कंटेनर शिप्स होते हैं ना, उनके आने से ट्रांसपोर्ट में तो जैसे क्रांति आ गई। उनके आने से सामान को जहाज़ों पर लादना और उतारना इतना आसान और सस्ता हो गया है कि आज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक गुड्स भेजना कोई बड़ी बात नहीं रही। और फिर आया IT रेवोल्यूशन। सोचो, टेलीफोन, फैक्स, हर फील्ड में कंप्यूटर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और सबसे बड़ा गेम चेंजर इंटरनेट। इसने तो सच में जानकारी को सेकंडों में यहां से वहां पहुंचा दिया। ईमेल भेजना हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, सब पलक झपकते हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए लंदन के लिए कोई मैगजीन पब्लिश होनी है। उसका पूरा डिजाइन दिल्ली में बैठा कोई कर सकता है। टेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस, यहां तक कि पेमेंट भी, सब कुछ इंटरनेट पर, तुरंत। ये है टेक्नोलॉजी का जादू। तो टेक्नोलॉजी ने तो आप कह सकते हैं ग्लोबल हाईवे बना दिया। लेकिन उस हाईवे पर ट्रैफिक चलने के लिए देशों को अपने दरवाजे खोलने पड़े। और यहीं से शुरू होती है कहानी लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण की। लिबरलाइजेशन को समझने से पहले हमें ट्रेड बैरियर को समझना होगा। ये क्या होता है? आसान भाषा में, ये सरकार की तरफ से लगाया गया एक तरह का टैक्स या रोक-टोक होती है। क्यों? ताकि बाहर से आने वाले सस्ते सामान से अपने देश के प्रोड्यूसर्स को बचाया जा सके। यह जो चीनी खिलौनों का एग्जाम्पल है ना, इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए चीन से बहुत सस्ते खिलौने इंडिया आ गए। अब इससे क्या होगा? हमारे देश के खिलौना बनाने वालों के लिए तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। ऐसे में सरकार उन चीनी खिलौनों पर एक इंपोर्ट टैक्स लगा देती है। इससे क्या होता है? वो खिलौने महंगे हो जाते हैं और इंडियन टॉय मेकर्स को मार्केट में एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है। और लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण ठीक इसका उल्टा है। जब सरकारें इन ट्रेड बैरियर्स को, इन रेस्ट्रिक्शंस को हटा देती हैं ताकि बिजनेसेस आसानी से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, इसी प्रोसेस को कहते हैं लिबरलाइजेशन। हमारे देश इंडिया की भी ऐसी ही कहानी है। आज़ादी के बाद शुरू के कई सालों तक हमने अपनी नई इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए काफ़ी सख्त नियम रखे थे।
लेकिन फिर 1991 के आसपास सरकार ने यह फैसला किया कि अब वक्त है कंपटीशन का सामना करने का, क्वालिटी बेहतर करने का, और इसीलिए ट्रेड के लिए इन दरवाजों को खोल दिया गया। लेकिन जब इतने सारे देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ नियम कानून भी तो होने चाहिए ना। एक रेफरी तो चाहिए जो इस पूरे गेम को रेगुलेट करे, और ग्लोबल ट्रेड का वही रेफरी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। तो WTO है क्या? ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मकसद है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, यानी आसान और खुला बनाना। ये ट्रेड के लिए नियम बनाती है और ये भी देखती है कि इसके लगभग 160 मेंबर देश उन नियमों को माने। तो अब तक जो भी हमने समझा, सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है ना? दुनिया जुड़ रही है, ट्रेड बढ़ रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या ये खेल वाकई सबके लिए फेयर है? और बस यहीं से ग्लोबलाइजेशन पर सबसे बड़ी, सबसे गंभीर बहस शुरू होती है। इस तस्वीर में इस बहस का सार छिपा है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के विनर्स भी हैं और लूजर्स भी, इसमें कोई शक नहीं। पर असली सवाल ये उठता है कि क्या इस खेल के नियम ही सबके लिए एक जैसे हैं? क्या ये गेम फेयर तरीके से खेला जा रहा है? इस बहस को समझने के लिए आइए एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और रोजगार दोनों की रीढ़ की हड्डी है। बहुत बड़ी आबादी इस पर निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम USA को देखें तो वहां GDP में एग्रीकल्चर का हिस्सा सिर्फ 1% है और रोजगार में तो आधा % से भी कम। तो फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अमेरिका जैसे विकसित देश अपने कुछ गिने चुने किसानों को अपनी सरकार से बहुत बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, जिसे सब्सिडी कहते हैं। इस पैसे की मदद से वो लोग अपनी फसल को इंटरनेशनल मार्केट में इतने कम दाम पर बेच पाते हैं कि इंडिया जैसे डेवलपिंग देशों के किसानों के लिए उनसे compete करना, उनका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही वो सवाल है जो डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज से पूछती हैं। वो कहती हैं, हमने तो WTO के नियम मानकर अपने ट्रेड बैरियर्स कम कर दिए, अपने बाजार खोल दिए, लेकिन आप लोगों ने अपने किसानों को इतना सारा पैसा देना बंद क्यों नहीं किया? क्या इसी को फ्री ऑफ फेयर ट्रेड कहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो ग्लोबलाइजेशन के पूरे वादे पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। और हमें कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है या जो कपड़े हम पहनते हैं वो असल में आते कहाँ से हैं? चलिए आज हम इसी की पड़ताल करते हैं और जानते हैं किसी भी चीज के प्राइस टैग के पीछे की कहानी। जरा सोचिए, एक वक्त था जब भारत की सड़कों पर बस एम्बेसडर और फिएट जैसी गिनी चुनी गाड़ियां ही चला करती थी। मतलब चॉइस बहुत ही लिमिटेड थी। लेकिन आज तो तस्वीर बिल्कुल ही अलग है। डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन, गाड़ियों के लेटेस्ट मॉडल, दुनिया के एक से बढ़कर एक ब्रांड आज हमारे लिए मौजूद हैं। सच कहें तो कुछ ही सालों में हमारे बाजार पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? वो कौन सी ताकतें हैं जो हमारे बाजारों को और हमारी जिंदगियों को लगातार एक नया आकार दे रही हैं? चलिए समझते हैं कि इसके पीछे क्या है। तो देखिए, इस ग्लोबल बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ा इंजन है वो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, यानी जिसे हम सब शॉर्ट में MNC कहते हैं। तो आखिर ये MNCs होती क्या हैं? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये वो कंपनियां हैं जिनका कारोबार सिर्फ एक देश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया भर में फैला होता है। ये एक से ज्यादा देशों में अपना सामान बनाती हैं या उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। और MNCs का एक सीधा साधा मकसद होता है, वो हमेशा उन जगहों की तलाश में रहती हैं जहां उन्हें सस्ते मजदूर और दूसरे संसाधन आसानी से मिल सके। और ये सब क्यों? ताकि लागत कम से कम हो और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा। तो अब हम उस जटिल जाल को समझने की कोशिश करेंगे जिसके जरिए ये MNCs पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्शन को मैनेज करती हैं। यकीन मानिए, ये किसी पहेली को सुलझाने जैसा ही है। जरा एक आम सी टी-शर्ट के बारे में ही सोचिए ना। इसकी यात्रा किसी एक देश में शुरू होकर वहीं खत्म नहीं होती। हो सकता है कपास कहीं और उगे, धागा किसी दूसरे देश में बने और सिलाई किसी तीसरे देश में हो, तब जाकर वो हमारे पास की दुकान तक पहुंचती है। इसको ऐसे समझिए, अमेरिका के एक शानदार रिसर्च सेंटर में एक प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है। फिर उस डिज़ाइन को चीन भेजा जाता है क्योंकि वहाँ उसके पार्ट्स सस्ते में बन जाएंगे। इसके बाद उन सारे पार्ट्स को मेक्सिको और पूर्वी यूरोप में असेंबल किया जाता है ताकि वो अमेरिका और यूरोप के बाजारों के करीब रहें। और कमाल की बात तो ये है कि आखिर में दुनिया भर के कस्टमर्स की मदद के लिए कॉल सेंटर भारत में खोले जाते हैं। और इस ग्लोबल शतरंज के खेल का
नतीजा ये कि इस तरह पूरी दुनिया में प्रोडक्शन फैलाने से एमएनसीज अपनी लागत में 50 से 60% तक की अविश्वसनीय बचत कर लेती हैं। ये कोई छोटा मोटा फायदा नहीं है। लेकिन एक सवाल यहाँ भी है, ये एमएनसीज दूसरे देशों में अपना काम शुरू कैसे करती हैं? तो इसका जवाब है विदेशी निवेश, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए। जब कोई एमएनसी किसी दूसरे देश में जमीन, बिल्डिंग या मशीनें खरीदने के लिए पैसा लगाती है तो उसे ही विदेशी निवेश कहा जाता है। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिससे भविष्य में बड़े मुनाफे की उम्मीद की जाती है। अब देखिए, एमएनसीज दूसरे देशों में घुसने के लिए आमतौर पर 2 रास्ते अपनाती हैं। या तो वो किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं, उन्हें पैसा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देती हैं, या फिर जो ज्यादातर होता है वो सीधे सीधे किसी अच्छी खासी लोकल कंपनी को खरीद ही लेती हैं और उनके बने बनाए नेटवर्क का फायदा उठाती हैं। इसकी एक जबरदस्त मिसाल है कारगिल फूड्स। ये एक बड़ी अमेरिकी एमएनसी थी। हुआ ये कि इसने भारत की एक छोटी लेकिन जानी मानी कंपनी परफूड्स को खरीद लिया और बस रातों रात कारगिल को परफूड्स का बड़ा मार्केटिंग नेटवर्क और उनकी तेल रिफाइनरियां मिल गई और आज वो भारत में खाने के तेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे ग्लोबल चेन का लोकल बाजारों और हम जैसे ग्राहकों पर असल में असर क्या पड़ता है। विदेशी व्यापार के असर को समझने के लिए भारतीय बाजार में चीनी खिलौनों का उदाहरण एकदम सटीक है। चीन के मैन्युफैक्चरर्स ने भारत में खिलौने एक्सपोर्ट करने का एक बड़ा मौका देखा। फिर क्या था, उन्होंने अपने सस्ते और नए डिजाइन वाले खिलौने यहाँ भेजने शुरू कर दिए। और इसका नतीजा सच में हैरान करने वाला था। सिर्फ 1 साल के अंदर भारत की 70 से 80% खिलौनों की दुकानों पर भारतीय खिलौनों की जगह चीनी खिलौनों ने ले ली थी। तो इस कहानी से क्या समझ आता है? यही कि विदेशी व्यापार एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ हम जैसे खरीदारों के लिए ये बहुत अच्छा है, कम कीमतों पर ढेरों ऑप्शन, लेकिन दूसरी तरफ ये भारतीय खिलौना बनाने वालों जैसे लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए एक बुरे सपने जैसा है, जिनका कारोबार इस कंपटीशन में ठप पड़ जाता है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगली बार जब भी कोई विदेशी चीज खरीदें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि इस ग्लोबल खेल में असली विजेता कौन है और इसकी कीमत कौन चुका रहा है। इस पर विचार करना बहुत। आज हम वैश्वीकरण की कहानी को समझेंगे, लेकिन एक अलग नजरिए से। ये कहानी है विजेताओं की और उन लोगों की जो इस दौड़ में पीछे रह गए। देखेंगे कि इस बड़े आर्थिक बदलाव से असल में किसे फायदा हुआ और किसे नहीं। चलिए इस तस्वीर से शुरू करते हैं। कितना बड़ा वादा है ना? वैश्विक जीवन शैली जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। जब वैश्वीकरण भारत आया तो वो कुछ ऐसे ही बड़े बड़े सपनों और वादों के साथ आया था। पर सवाल यह है कि ये सपना, ये वादा आखिर किसके लिए था? और यहीं आकर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। पिछले 2 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल गई, ये तो सच है, लेकिन वैश्वीकरण का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं हुआ। सबके अनुभव अलग अलग रहे। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। आखिर वो कौन लोग थे जो इस बदलाव की लहर पर सवार होकर सबसे आगे निकल गए? कौन थे वो नए विजेता? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले और सबसे बड़ा फायदा हुआ शहरी उपभोक्ताओं को, खासकर उन लोगों को जिनके पास पैसा था। बाजार में लोकल और विदेशी कंपनियों के बीच होड़ मच गई। नतीजा, लोगों के पास चुनने के लिए पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्ट्स थे, क्वालिटी बेहतर हो गई और दाम भी कम हुए। सीधे शब्दों में कहें तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड काफी बेहतर हो गया। फायदा सिर्फ खरीदारों का नहीं हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी खूब तरक्की की। मल्टीनेशनल कंपनियों यानी एमएनसीज ने भारत में पैसा लगाना शुरू कर दिया। सेलफोन, गाड़ियां, फास्ट फूड, हर जगह। वहीं भारत की टॉप कंपनियों ने भी नई टेक्नोलॉजी अपनाई और देखते ही देखते टाटा मोटर्स और इन्फोसिस जैसी कंपनियां खुद मल्टीनेशनल बन गई। और हाँ, कॉल सेंटर्स जैसी आईटी सर्विसेज में नौकरियों के नए मौके भी बने। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि हर कोई इस दौड़ में विजेता नहीं बन पाया। ये कहानी उन छोटे प्रोड्यूसर्स की है जिनके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मुकाबला करो या फिर खत्म हो जाओ। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 11 करोड़। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 11 करोड़ जिंदगियों की कहानी है। हमारे देश में खेती के बाद सबसे ज्यादा लोग इन्हीं छोटे और मझोले उद्योगों में काम करते हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
तो इस ग्लोबल कंपटीशन का जमीन पर क्या असर हुआ? चलिए रवि की कहानी से समझते हैं। 1992 में उन्होंने कैपेसिटर बनाने की एक छोटी फैक्ट्री शुरू की। काम अच्छा चल निकला और 3 साल में ही उनके पास 20 कर्मचारी हो गए। लेकिन फिर आया साल 2001, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक समझौते के तहत कैपेसिटर के इंपोर्ट पर लगी रोक हटा दी गई और बस सब कुछ बदल गया। आज रवि का प्रोडक्शन आधे से भी कम रह गया है और कर्मचारी सिर्फ 7 बचे हैं। तो असल में हुआ क्या था? ये बदलाव क्यों आया? ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी बयां करती है। जब बाजार में बड़े बड़े एमएनसी ब्रांड्स आ गए, तो भारत की टीवी कंपनियों ने खुद पार्ट्स बनाना छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने एमएनसीज के लिए सिर्फ टीवी को असेंबल करना, यानी उसके पुर्जे जोड़ना शुरू कर दिया। और इसका सीधा असर पड़ा रवि जैसे छोटे मैन्युफैक्चरर्स पर। अब खुद सोचिए, रवि के ग्राहक उनसे कैपेसिटर क्यों खरीदते जब वही चीज बाहर से इंपोर्ट करने पर उन्हें आधे दाम में मिल रही थी? ये एक कड़वी सच्चाई थी जिसका सामना रवि जैसे लाखों छोटे कारोबारियों को करना पड़ा। चलिए अब बिजनेस मालिकों से आगे बढ़कर मजदूरों की कहानी पर आते हैं। कंपटीशन के इस भयंकर दबाव ने नौकरियों का पूरा तौर तरीका ही कैसे बदल दिया। एक नया शब्द चलन में आया, फ्लेक्सिबल रोजगार। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब मजदूरों की नौकरियां पक्की नहीं रहीं। कंपनियों ने अपनी लागत घटाने के लिए ये तरीका अपनाया जिसमें मजदूरों की जॉब सिक्योरिटी खत्म हो गई। आइए सुशीला की कहानी से इस बदलाव को समझते हैं। ये फर्क बिल्कुल साफ है। पहले जब सुशीला की नौकरी पक्की थी तो उसे हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड जैसी सुविधाएं मिलती थीं। लेकिन अब एक अस्थायी कर्मचारी के तौर पर उसे ये कुछ भी नहीं मिलता। कमाई आधी से भी कम हो गई है और हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ता है। एक दिन की छुट्टी मतलब उस दिन की मजदूरी गई। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ क्यों? इसकी पूरी चेन समझिए। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए सबसे सस्ता माल खरीदना चाहती हैं। अब उनसे बड़े ऑर्डर लेने के लिए भारत के एक्सपोर्टर्स को अपनी लागत यानी कॉस्ट कम करनी पड़ती है। वो कच्चे माल की कीमत तो कम कर नहीं सकते, तो वो मजदूरों की लागत में कटौती करते हैं और इसका सारा बोझ आ जाता है सुशीला जैसे मजदूरों पर। तो इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। वैश्वीकरण ने जो ये अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ाई है, उसे कैसे भरा जाए? आगे का रास्ता क्या है? देखिए, एक बात तो साफ है, वैश्वीकरण अब एक सच्चाई बन चुका है। हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो असली सवाल ये नहीं है कि इसे खत्म कैसे करें, बल्कि ये है कि इसे और ज्यादा निष्पक्ष कैसे बनाएं। ऐसा क्या करें कि इसका फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सिमट कर न रह जाए, बल्कि सब में बराबर बटे। और इसमें सरकार का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। सरकार कुछ ठोस कदम उठा सकती है। पहला, मजदूरों के कानूनों को सख्ती से लागू करे ताकि उन्हें उनके हक मिलें। दूसरा, रवि जैसे छोटे उत्पादकों की मदद करे ताकि वो भी कंपटीशन में टिक सकें। तीसरा, जरूरत पड़ने पर बाहर से आने वाले सामान पर रोक लगाए ताकि लोकल इंडस्ट्री बची रहे। और चौथा, WTO जैसी जगहों पर विकासशील देशों के लिए बेहतर नियमों की लड़ाई लड़े। लेकिन ये सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, आम लोगों की भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है। कई बार लोगों ने मिलकर बड़े बड़े अभियान चलाए हैं और व्यापार से जुड़े अहम फैसलों पर असर डाला है। ये दिखाता है कि जनता की आवाज में बहुत ताकत होती है। तो हम इस चर्चा को इसी एक अहम सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। ये एक बहुत मुश्किल सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। हम सब मिलकर वैश्वीकरण को और ज्यादा निष्पक्ष और ज्यादा इंसाफ पसंद कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की